नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि इमिनेंट टीचिंग सेंटर जो पिपरा में गोस्वामी मार्केट के पास है, एक नई पहल शुरू किए हैं, ओपन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने मैथ, सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट रखा। नवंबर दिसंबर में मानिए तो संस्कृत और हिंदी इंग्लिश का भी क्लास कराया जाएगा। तो आइए देखिए, सोशल साइंस का महत्व यहाँ पे बहुत कम बताया जाता है, लेकिन इसका महत्व देखिए हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम से लेकर आईएएस के एग्जाम, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। और 10th क्लास में ये 80 नंबर का पूछा जाता है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 20 नंबर का टोटल 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। तो ये टोटल हो गया 100 नंबर। तो एसएसटी को यानी सामाजिक विज्ञान को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो सर्वप्रथम हम लोग इतिहास में देखते हैं कि इतिहास के सिलेबस में क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो पहला इसमें जो चैप्टर पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। दूसरा चैप्टर यहाँ पे देखिए, इंडो चाइना, मतलब इंडो चाइना का इतिहास क्या है, इंडो चाइना का संबंध क्या है, वो पढ़ना है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में ही आ जाता है। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, यानी जो 1990 में उदारीकरण, भूमंडलीकरण ये जो चर्चा में आया था, वो 1990 के पश्चात विश्व का बनना, उसमें कैसे ध्रुवीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व हुआ, वो इसमें पढ़ना है। ये औद्योगिकरण का युग, जब इंग्लैंड में पहली बार औद्योगिकरण हुआ था, और इंग्लैंड में क्या क्या औद्योगिकरण के क्रम में पहले कृषि क्रांति हुई, फिर वहां पे और सारे उद्योगों की गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां इंपोर्टेंस हुआ, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर एक चैप्टर है काम, आराम और जीवन। अपने सामाजिक जीवन में हम कब काम करेंगे, कब आराम करेंगे, कब जीवन को बेहतर तरीके से जिएंगे, इसमें चर्चा करना है। और एक अंतिम चैप्टर है मुद्रण संस्कृति, यानी मुद्रा का जो संबंध है वो इतिहास में कब हुआ और आधुनिक दुनिया, ये दोनों चैप्टर मर्ज कर दिया और पढ़ना है। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अमेरिकी क्रांति के क्रम में ही शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिकी क्रांति में, अमेरिकी जो क्रांति था अमेरिकी क्रांति में जो 1789 के करीब में संपन्न हुआ, इसमें एक तो अमेरिका पर ब्रिटिश आधिपत्य था, ब्रिटिश आधिपत्य था। अब ब्रिटिश अमेरिकी क्रांति में फ्रांस ने अहम भूमिका निभाया, और ब्रिटिश आधिपत्य से अमेरिका को मुक्ति दिलाने में इसका अहम योगदान था। तो ये सिपाही जब फ्रांस में आए, तो फ्रांस में आकर वहां पर राष्ट्रवाद का प्रचार किया, और राष्ट्रवाद का वहीं से बंधुत्व, भातृत्व, ये सब जितना नारा है यहीं से फेमस हुआ, फ्रांस के क्रांति से। और इसी क्रम में नेपोलियन जो हुआ, जिसे क्रांति का बीज और क्रांति का जनक और क्रांति का हंता भी कहते हैं, वो सारे हम इसी में पढ़ेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो देखिए दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है, इसी से मानिए तो इतिहास में और एसएसटी में सबसे बड़ा चैप्टर है, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है। लगभग मानिए तो 15 क्वेश्चन यहाँ से टारगेट रखे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो इस चैप्टर को आप लोगों को गहन अध्ययन और गहन समझ इसमें डेवलप करना होगा, तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम देखते हैं इंडो चाइना का संबंध कब है। इंडो चाइना का संबंध हम लोग प्राचीन काल से ही देखते हैं कि प्राचीन काल में ह्वेनसांग, जितने विदेशी यात्री थे, चाइनीज विदेशी यात्री इंडो में आते हैं और बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं, और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चाइना में होता है। तो ये इंडो चाइना में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, भारत में राष्ट्रवाद
जो है, मानिए तो 1800, जब 1818 के करीब में भारत में राष्ट्रवाद शुरू हो चुका था और यह परिपक्व, मानिए तो आजादी के, जब आजादी के समय महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ये सारे जब संघर्ष किए तो ये राष्ट्रवाद परिपक्व अवस्था में आया और वहीं से भारत में आजादी के पश्चात डेवलप। तो इसमें हम ये अध्ययन करेंगे। अब देखिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये भी चैप्टर है कि भूमंडलीकृत विश्व का कैसे बनता है। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनने का यहाँ से तात्पर्य है कि किस प्रकार से ये छोटा छोटा देश है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन है, भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ये सारा देश एक भूमंडलीकृत में बन गया। मतलब ये सारे का आयात निर्यात और सारे जितने भी संबंध है ये ओपन कर दिया गया। इसी के लिए इसको भूमंडलीकृत नवउदारीकरण कहते हैं। अब औद्योगिकरण का देखिए, परंपरागत रूप में खेतों में जब देखिए औद्योगिकरण के क्रम में सर्वप्रथम कृषि क्रांति संपन्न हुआ और हम लोग सभी जानते हैं कि औद्योगिकरण कहां से शुरू हुआ, तो औद्योगिकरण इंग्लैंड से शुरू हुआ। ये औद्योगिकरण इंग्लैंड से शुरू हुआ है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम कृषि क्रांति संपन्न, क्योंकि कृषि क्रांति के क्रम में देखिए, कृषि क्रांति क्रम में परंपरागत रूप में हल, बैल और जानवरों, जो डोमेस्टिक एनिमल था, घरेलू जानवर था, उसका प्रयोग किया जाता था खेती करने के लिए। लेकिन बड़े पैमाने पे जब लौह युग के, जब बड़े पैमाने पे मशीनरी का प्रयोग हुआ, ट्रैक्टर और आधुनिक बीज बोने का जो मशीन है इसका प्रयोग हुआ, तो कृषि क्रांति संपन्न हुआ। और इसी कृषि क्रांति से और जितने भी औद्योगिक गतिविधि है उसमें मशीनरी का प्रयोग हुआ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूत काटना पहले हाथों से किया जाता था, मशीनों से किया जाने लगा। और इसी औद्योगिकरण के क्रम में एक हम लोग टर्म भी पढ़ते हैं कि विश्व का तो औद्योगिकरण हुआ और भारत का भी औद्योगिकरण हुआ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भी औद्योगिकरण हुआ भारत का, क्योंकि जब यहाँ पे पूरे विश्व में जब उद्योग धंधा फल फूल रहा था, भारत में जितने भी घरेलू उद्योग थे और लघु उद्योग थे वो बंद होने लगे, क्योंकि वो इस औद्योगिकरण के क्रम में टिक नहीं पाए। और औद्योगिकरण के क्रम में ये सस्ता सामान बिकने लगा और यहाँ जो अपने से घरेलू उद्योग थे वो कम दाम में बिकने लगा। तो ये सब का हम लोग चर्चा करेंगे कि औद्योगिकरण का युग क्या है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि काम कब होता है, आराम कब होता है और जीवन में इस सब का क्या महत्व है। तो इस चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये दोनों एक दूसरे से लगभग मानिए तो तगड़ा रूप से जुड़ा हुआ है। कि मुद्रण संस्कृति में किस प्रकार से मुद्रण, देखिए मुद्रण संस्कृति का तो प्राचीन काल से ही इंडिया में संबंध है कि मुद्रण जो हम लोग आनंद टीका के रूप में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में आनंद टीका क्या था, जो मौर्य काल से पूर्व आनंद टीका प्रचलित था, इसी को माने तो यहाँ से मुद्रण का शुरू हो चुका था। लेकिन मुद्रण संस्कृति से मतलब है कि एक मायना डेवलप होना चाहिए। तो पूरे दुनिया में जब मुद्रण का प्रयोग बड़े पैमाने पर और इसको स्वीकार किए जाने लगा, तो इस काल को हम लोग मुद्रण संस्कृति, मतलब ये संस्कृति के रूप में डेवलप हो गया कि आज हम मुद्रण का ही प्रयोग करेंगे। और इस संबंध को जोड़ा जाता है कि इससे आधुनिक दुनिया कैसे डेवलप हुआ। तो इस चीज का वर्णन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भूगोल में कौन कौन चैप्टर है, नागरिक शास्त्र में कौन कौन चैप्टर है और अर्थशास्त्र में कौन कौन सा चैप्टर है। और इस चीज को हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। और एवरीडे प्रत्येक दिन लगभग 10 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे निकलता है, क्योंकि हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं कि बिना
बिना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग एग्जाम में अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग का ध्येय रहेगा कि जिला में अपने स्थान बनाए, राज्य में स्थान बनाए, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस करना ही होगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो वन सब्जेक्ट हो। तो इसी के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन एवरी डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बल देंगे, और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग एवरी डे चेक करेंगे कि क्या क्या अध्ययन करते हैं। चलिए, आज के क्लास यही तो वो बढ़ता है। कल हम लोग यूरोप में राष्ट्रपति का उदय पहले देखेंगे और यहाँ से गहन चर्चा